जिस प्रकार राइट टू एजुकेशन हमारा एक हक है, एक फंडामेंटल राइट है, क्या इसी प्रकार आदमी को अपने इलाज का मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए? एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया और रोजगार देने का और डेवलपमेंट का जितना काम देश के अंदर हुआ है, आज विदेश के कई देश पीछे छूट गए। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में आज बहुत ही स्पेशल एक मेहमान है हमारे साथ, दिनेश जी भाई साहब। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिनेश जी भाई साहब के बारे में अगर हम बात करें तो आप लंबे समय से आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किया है, संघ के जिला, विभाग और प्रांत की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, प्रदेश की बात करें तो एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री और पंजाब के महामंत्री रहे संगठन के, बीजेपी के। और वर्तमान की यानी प्रेजेंट की बात करें तो ये यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और बदायूं के जिला प्रभारी हैं भाजपा के। आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत। तो भाई साहब, पहले हम आपसे एक सवाल, जो अब की बार एक नारा है भाजपा का कि 400 पार, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये ज़्यादा नहीं है। नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के लिए कि जो एनडीए में संगठन है वो 400 पार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खुद का लक्ष्य जो है 370 का है। हमने धारा 370 अपने रहते हुए दूसरे कार्यकाल में समाप्त की और इस आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 प्राप्त करे और एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन दल हैं वो मिलाकर के 400 पार करें। तो इसको ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए। एक लक्ष्य रखा है और लक्ष्य में जितनी प्राप्ति हो जाती है उस पर संतुष्टि की जाती है जी। तो इसलिए आपने जो है 400 पार अब की बार ये नारा दिया है। अगर हम बात करें वोटर परसेंटेज की, वोटर्स के परसेंटेज की, तो अभी फिलहाल में ही एक इंग्लिश डेली में यानी कि अंग्रेजी अखबार में एक शहर के बारे में निकला था कि वहाँ करीब 40,000 यूथ्स ने अपना वोटिंग लिस्ट में कोई रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है। मतलब आपको, हमने ये देखा कि काफ़ी उदासीनता है लोगों के बीच में, वोटिंग लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहे, वोट देने नहीं जा रहे। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? ईशा जी, आपकी बात ये सत्य है कि वोटर मतदान के प्रति जो उदासीनता है और जो लोगों में मतदान के प्रति सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए, उसमें कुछ अभाव ऐसा दिखाई देता है। मेरा प्रचारक जीवन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रहा है और मैं देखता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट या बंगाल के अंदर आज वहाँ ऐसी जागरूकता है कि वोट परसेंटेज बढ़ता है और यहाँ तक कि 70, 71, 80% तक जाता है। लेकिन वहीं यदि आप देखें तो मथुरा के अंदर 48% पे आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ समाज थोड़ा समस्याओं से जकड़ा हुआ है या उसकी जागरूकता ज़्यादा है तो वहाँ मतदान अच्छी मात्रा में करता है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है तो ऐसा लगता है कि उसको मतदान के प्रति उदासीनता सी लगती है। और उसका कारण मुझे यही लगता है कि जहाँ रिएक्शन होता है वहाँ मतदान अधिक होता है, जहाँ शांति होती है वहाँ मतदान इजी और आराम से करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा करके लोग उस बारे में सोचते हैं। और इस दृष्टि से देखा होगा आपने कि 2014 में पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, अराजकता से विश्व के अंदर भारत की छवि गिरती हुए थे। इतनी समस्याओं से देश जकड़ा हुआ था कि ये कहते कि ये कैंसर के रूप में समस्याएं इस देश के अंदर हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता आई और मतदान के प्रति कुछ करना चाहिए, देश में बदलाव लाना चाहिए। तो उस समय की वोट परसेंटेज अलग थी, लेकिन वर्तमान में यदि शांति है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, आराम से लोग जिंदगी जी रहे हैं। और रात्रि को पहले शादियां विवाह बड़ा मुश्किल था, आज पहले दिन में करना पड़ता था, आज रात्रि को 12-12 बजे तक कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो लोगों को लगता है कि मतदान हो या ना हो,
जो भी सरकार आएगी ऐसा ही चलेगा, इस आधार पर उदासीनता लगती है। और ये आपने ठीक कहा है कि इसके प्रति कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि मतदान जो है ये राष्ट्र के भविष्य को तय करता है, और राष्ट्र के जब भविष्य को ये तय करता है तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। यदि कोई नहीं करता है और इसका मतलब है उसका राष्ट्र के प्रति सोच ही नहीं है, विचार ही नहीं है कि कुछ करना चाहिए, तो इसके लिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप पे कानून बनाना चाहिए, और कानून ऐसा बनाया जाए कि मतदान के महत्व को समझ करके व्यक्ति मतदान जरूर करे। यदि परिवार में वोट हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं मतदान करता है? तो इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी विचार करना चाहिए, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को भी विचार करना चाहिए, और जितने भी न्यायपूर्ण लोग हैं वो उसके बारे में विचार करें कि क्या कानून बनाया जा सकता है। खास तौर से यूथ को एनरोल जरूर करना चाहिए, और आपकी पार्टी तो कही जाती है कि युवाओं की पार्टी है ये। युवाओं के बारे में ये है कि युवा भविष्य का निर्माता होता है। यदि युवाओं के बारे में भी सोच यदि सीमित रह जाती है, उसका राष्ट्र का या समाज का या अपने देश का विचार नहीं है, तो उनके अंदर भी ऐसी जागरूकता आनी चाहिए, और उनको अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना है यह विचार जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यूसीसी एक पूरे देश में काफ़ी इसका शोर है। यूसीसी शुरू से ही आपके मैनिफेस्टो में रहा, एक इशू रहा आपके मैनिफेस्टो में। क्या अगर अब की बार आपकी सरकार आती है सत्ता में तो यूसीसी और पॉपुलेशन कंट्रोल पर कुछ काम होने की उम्मीद है? ये आज पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत महती आवश्यकता है, और पॉपुलेशन कंट्रोल में भी कभी कभी धर्म आड़े आता है। एक धर्म के लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग उनको हमारा बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए, हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, हमारी रोज़गार बढ़ना चाहिए, या हमारे बारे में हमारा परिवार कैसे पलेगा इसका विचार करना चाहिए, लेकिन उसके प्रति उनकी उदासीनता रहती है और जनसंख्या वृद्धि में लग जाते हैं। तो इस दृष्टि से ज़रूर विचार करने का है कि आज देश के अंदर ये सोचने का विषय है कि ये जनसंख्या कैसे कंट्रोल की जा सकती है। अब 140 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर हैं। हमारी सरकार 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रूप से राशन दे रही है, और कभी कभी कोरोना जैसी बीमारी आ जाती हैं तो उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम करती है, और बीमारी और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, और उनके जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, गरीबी सी की रेखा से ऊपर उठाया जाए। यदि देश के अंदर जनसंख्या के आधार पर विचार करें तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। जनसंख्या वृद्धि होने के बावजूद भी 25 करोड़ लोग यदि देश के अंदर 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा के ऊपर आते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो 45 सालों से कांग्रेस की सरकार चलती रही तो वो गरीबी का नारा जरूर देते रहे, लेकिन जनसंख्या में कमी नहीं कर पाए और जनसंख्या को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा पाए। तो इस आधार पर जो जनसंख्या वृद्धि है इस पर भी आज आवश्यकता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई कानून बने और कानून बन करके उसका अच्छे से पालन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़, जब आपने अभी वैक्सीन की बात कही तो आपने सुना होगा कि आपका जो विपक्ष है वो वैक्सीन को लेकर इतना दुष्प्रचार कर रहा है और उसका दुष्प्रचार हो रहा है। ऐसे लोगों को क्या कानूनी कार्रवाई, ऐसे लोगों के ऊपर एक कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ईसा जी, दुष्प्रचार के विषय में तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का हमेशा से सिद्धांत रहा है। जब हमारे अच्छे डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन का निर्माण किया तो अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, और जब वैक्सीन देश के अंदर आई तो उसको लगवाने के लिए, टीका लगवाने के लिए हमने आह्वान किया तो कांग्रेस ने उस समय भी दुष्प्रचार किया। मुझे याद है कि मैं चंडीगढ़ में था तो रोपड़ के अंदर भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, और मोदी वैक्सीन जब अंदर जाएगी रक्त के अंदर तो ये एकदम माइंड परिवर्तन करेगी, और ये हो सकता है कि उस समय आपका ऐसा माइंड हो जाए कि आप मोहर लगाना चाहें हाथ पे और कमल पे मोहर लग जाए।
तो इस तरीके का परिवर्तन, तो ये दुष्प्रचार कांग्रेस ने पहले से किया, और फिर वही कांग्रेस और सपा के और बसपा के लोग जो दुष्प्रचार कर रहे थे, तो वैक्सीन को लगवाने के लिए अंधेरे में टीका लगवाने के लिए जाते थे कि दूसरे को किसी को पता नहीं लगे। लेकिन जिस तरीके का दुष्प्रचार किया जाता है तो ये उनका मौलिक अधिकार सा समझ लेते हैं और उस तरीके से वो करने लग जाते हैं। अब इस पर कानून क्या है, ये तो नैतिकता का विषय रहता है, ये समझदारी का विषय रहता है। इस पर कितना भी कानून बनाओ, जो आदत पड़ी रहती है अंतर मन के अंतर्गत, कभी कभी व्यक्ति उसको प्रदर्शित करता है। जी बिल्कुल। और अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें कि जिस प्रकार राइट टू एजुकेशन हमारा एक हक है, एक फंडामेंटल राइट है, क्या इसी प्रकार आदमी को अपने इलाज का मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए? इसी से जुड़ा सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो चलो दे दिया आयुष्मान के, क्या कभी एक अच्छे स्तर के सरकारी अस्पताल भी देखने को मिलेगा? सरकारी अस्पताल और स्कूलों का कोई स्तर नहीं है, आम आदमी मजबूरी में इन हॉस्पिटल्स में जाता है। देखिए ईसा जी, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले जब देश के अंदर जो सरकार थी, उसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि सरकारी माने हमारा कोई अधिकार उसके प्रति नहीं है, और प्राइवेट यानी प्राइवेट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, अच्छा धन कैसे कमा सकते हैं। तो उस आधार पर जितने भी सरकारी एजुकेशन के विश्वविद्यालय और विद्यालय थे उनमें अभाव आया, और उसके साथ साथ क्या आया कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल या इस तरीके के हॉस्पिटल के साथ साथ जो समाज को निदान करने वाले थे उनमें अभाव आया, और उसके कारण 2014 के बाद हमने इस पर विचार किया। एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और आज एजुकेशन को एजुकेशन के नाते रहता है। हमने कोशिश की कि जो प्राइवेट विश्वविद्यालय चलते हैं, प्राइवेट विद्यालय चलते हैं, उनको भी अपने सरकारी विद्यालयों का और सरकारी विश्वविद्यालयों का ग्राफ बढ़े, तो उनको भी बराबर के उसमें लाने की कोशिश की, और उसके आधार पर ऐसे विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता दी और खड़े किए हैं कि आज सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय हों या वैसे विश्वविद्यालय हों, उनको बढ़ाने का काम किया है और उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने का काम किया है, और समाज के अंदर युवाओं को उसी तरीके से उनको सम्मान देने की बात की है, उनको पुरस्कार देने की बात की है, और शिक्षकों के भी सम्मान की हमने चिंता की है। उसके कारण आज परिवर्तन आया है। मौलिक अधिकारों को भी उनको मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर प्राइवेट मामला हुआ है उसको रोकने की भी कोशिश की गई है। लेकिन आज ऐसा है कि समाज की मेंटलिटी ये हो गई है कि हमें अच्छी एजुकेशन प्राइवेट में मिल सकती है, सरकारी में नहीं मिल सकती। अच्छा चिंता करने का विषय यानी हमारे को इलाज जो है वो प्राइवेट में हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता। हमने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई स्टेट ऐसी नहीं छोड़ी है जिसमें एम्स नहीं खोला हो, पीजीआई नहीं खोला हो। विभिन्न प्रकार के ऐसे हॉस्पिटल अच्छे स्तर के बनाएं। आज आप आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, आपको एएमयू से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं यंत्रों के द्वारा आपको एसएन मेडिकल कॉलेज में मिलेंगी। आज चंडीगढ़ पीजीआई के मुकाबले पे लखनऊ का पीजीआई हमारा बहुत अच्छे ढंग से शरीर के अंगों को प्रत्यारोपण करता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के हमने पीजीआई, एम्स और विभिन्न प्रकार के ऐसे जो खोले हैं, उसके कारण समाज का इलाज हुआ है। आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध कराए हैं और उनकी चिंता भी करने का काम किया है। तो यदि 2014 से पहले मनमोहन सरकार या नरसिंह राव सरकार या कांग्रेस की सरकार को देखेंगे, उसके मुकाबले आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और पूरे देश में व्यक्ति को लगता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और सेवा की दृष्टि से मोदी सरकार जो है उत्तम प्रयास कर रही है और उत्तम समाज की चिंता करती है, और उस तरीके की समाज की सुरक्षा भी हो रही है। आप
आपने ये जिन कॉलेजेस का नाम लिया, कहीं ना कहीं सुधार तो आया ही है, लेकिन फिर भी जिला अस्पतालों में आज भी सुविधाएं तो हैं, सफाई भी है, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पर काम करना नहीं पसंद करते ज़्यादातर, या फिर कहेंगे कि उनका मन नहीं होता, कोई ना कोई उनके पास बहाने होते हैं। तो क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए? ईसा जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो देश के अंदर समाज है उसके अंदर भी कर्तव्य निष्ठा का अभाव दिखाई देता है। उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए कि मैं प्राइवेट में जाता हूँ तो अच्छा मेहनत करके मुझे अच्छा वहाँ से वो मिलता है, वेतन मिलता है। लेकिन अच्छा वेतन और सेवाएं यदि सरकार में भी दी जा रही हैं, यंत्र भी दिए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सरकारी है इसलिए अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। तो ये अवेयरनेस, ये उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति के अंदर उस तरीके की आनी चाहिए कि ये सरकारी भी मेरा अपना है। प्राइवेट में जिस तरीके से मेहनत करता है, प्राइवेट में जिस तरीके से ड्यूटी देता है, प्राइवेट में जिस तरीके के कर्तव्य का निर्वाह करता है, उतना सरकार के हॉस्पिटलों में, सरकार के प्रति नौकरी में, सरकार के प्रति काम में उसकी भूमिका का अभाव दिखाई देता है। तो इससे कभी कभी ये लगता है कि जैसे फ्रांस में, जापान में, जर्मन में अपने सरकार और अपने देश के प्रति कर्तव्य भावना होती है, तो उस तरीके की भावना इस देश में भी चाहिए। और इसका अभाव अभी आप वोटिंग के समय देखेंगे कि मेरे देश को उन्नति के शिखर पर जाना चाहिए, इसलिए मतदान अच्छा करना चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो ये कर्तव्य निष्ठा जब होगी तो तब इस तरीके का आपको दिखाई देगा कि प्राइवेट और सरकारी, अब यहाँ से इतना ट्रेन का व्यवसाय, ट्रेन के अंतर्गत जाते हैं तो कोई खराबी हो जाती है, कोई उसको गंदगी करना, उसके शीशे को निकाल लेना, उसके पंखे को निकाल लेना, ये राष्ट्रभाव नहीं है। ये राष्ट्रभाव होगा तो ये मेरा अपना है, रेलवे मेरा अपना डिपार्टमेंट है, चिकित्सा मेरा अपना डिपार्टमेंट है, जितना भी है हमारा अपना डिपार्टमेंट है। लेकिन अपना अपनत्व जहाँ कम हो जाता है तो वहाँ इस तरीके का अभाव दिखाई देने लगता है। तो अपनत्व की भावना उसके प्रति होनी चाहिए, ऐसा लगता है। तभी विपक्ष कहता है कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, रोजगार नहीं समझता वो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। लेकिन कर्तव्य भावना भी चाहिए, रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार देने की भी हम लोगों ने कोशिश की है, हमारी सरकार ने। किस तरीके से आपको ध्यान में आएगा कि विदेशों से लाखों अरबों रुपए का निवेश इस देश के अंदर हो रहा है और यहाँ के नौजवानों को भी उस तरीके का लाभ मिल रहा है। तो रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और रोजगार देने का और डेवलपमेंट का जितना काम देश के अंदर हुआ है, आज विदेश के कई देश पीछे छूट गए जी। और इस आधार पर इकोनॉमी के नाम पर आप देख सकते हैं, जो 36वें स्थान पे भारत था वो 12वें स्थान पे आया है। 12वें स्थान के भारत को 5वें स्थान पे लाया गया है, आगे आने वाले 3 नंबर पे आएगा। और मैं ईसा जी आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश के अंदर शांति व्यवस्था और जिसके अंदर रोजगार के साधन और जिस तरीके से विदेशों से कांटेक्ट करके अपने देश के विकास की तरफ, विकास के रास्ते पर सरकार जा रही है, नहीं तो सपा के शासन में या कांग्रेस के शासन में अपहरण एक उद्योग था। जितना भी नौजवान था उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाते थे, वो हत्या करे, बलात्कार करे, लूटपाट करे, कहीं भी कुछ करे, इस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में आज अन्य जगह से रोजगार लगाने की भावना रहती है। पहले क्या थी, बिहार और उत्तर प्रदेश से रोजगार हटा करके दूसरे शांतिपूर्ण राज्य हैं, चाहे वो गुजरात है चाहे अन्य हैं, वहाँ लगाने की नैनो गई ना गुजरात, वहाँ से बिहार से उठ करके, क्यों बंगाल से उठ करके, क्योंकि वहाँ उनका जीवन जीना दूभर था, उनको रोजगार भी ख़त्म हो जाते थे नौजवानों के। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन्होंने रोजगार यहाँ भी दिए हैं और विदेशों में भी रोजगार देने का काम किया है। हमारे देश का नौजवान कहीं भी विदेश में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाता है, रोजगार करने के लिए जाता है। उस प्रकार की चिंता कांग्रेस नहीं करती थी जिस प्रकार के नरेंद्र मोदी करते हैं कि विदेश में भी हमारा नौजवान जो है वो रोजगार भी कर रहा है या एजुकेशन कर रहा है तो वो कैसे सुरक्षित है।
तो उसकी सुरक्षा की गारंटी भी हमारी सरकार दे रही है और उनके जीवन की सुरक्षा की भी दे रही है जी। तो उस दृष्टि से हमारी सरकार बहुत आगे। अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। क्या भाजपा कभी कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाएगी जहां हिंदू रिलीजन या वैदिक रिलीजन पढ़ाया जाए, जबकि माइनॉरिटी जोर शोर से अपने धर्म के प्रचार के लिए सरकारी पैसे से ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रही है, जैसे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उदाहरण भी है, या कई ऐसे ईसाई कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जो वो चला रहे हैं सरकारी पैसे से ही? ऐसा है कि आपका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक किसी का नाम रखने से कोई अल्पसंख्यक नहीं हो जाता है। आज़ादी से पहले ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको डूसू कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU कहते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसको AMU कहते हैं। तो AMU को कभी भी अल्पसंख्यक दर्जा नहीं था। क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू शब्द लगने से क्या अल्पसंख्यक समुदाय के वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते क्या? वहाँ एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वहाँ IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। लेकिन हिंदू शब्द को वहाँ बहुसंख्यक के आधार पर नहीं देखा गया। वहाँ केवल हिंदू शब्द लगने के विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय की उसको मान्यता मिली। आज वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में केवल हिंदू समाज के बच्चे नहीं, मुस्लिम और ईसाई समाज के भी बच्चे अच्छे संस्कारित होकर के निकलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार का है। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि आज़ादी के बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU है, इसको ये कोशिश की गई थी कि ये अल्पसंख्यक दर्जा देने की कोशिश, और एक बार तो मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी भी आए तो उन्होंने कहा कि हम 50% आरक्षण देंगे। अब 50% अल्पसंख्यकों को वहाँ आरक्षण मिल जाए, 25% वहाँ का लोकल मिल जाए तो 75% हो जाता है, जबकि हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं। केवल मुस्लिम शब्द लगने से वो अल्पसंख्यक नहीं हो गया, अल्पसंख्यक का दर्जा भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हिंदू हो सकता है तो यहाँ भी मुस्लिम हो सकता है, तो नामकरण करने से उसका अल्पसंख्यक दायरा नहीं हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि पॉलिटिक्स में और वोट लेने की खातिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भेद पैदा करने के कारण इसको AMU के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अल्पसंख्यक है, इस तरीके से नेताओं ने कोशिश की। आप उसके इतिहास को पढ़िए, आप अलीगढ़ के रहने वाले, मैं भी अलीगढ़ में AMU में मैंने भी संगठन का काम किया है, लेकिन कभी भी इस तरीके का ये जरूर रहा कि प्राथमिकता दी गई कि मुस्लिम समाज के लोग अधिक से अधिक वहाँ एजुकेशन प्राप्त करें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उससे आतंकवादी पैदा होने चाहिए, उससे तो इस तरीके से वो होना चाहिए। केवल मुस्लिम शब्द का दुरुपयोग वहाँ किया जा रहा है। मुस्लिम शब्द का सदुपयोग करना चाहिए कि मुस्लिम शब्द लगा है तो ये कोई अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है इस विश्वविद्यालय। ये आप कह रहे हैं, लेकिन उनका मानना तो नहीं है। उनका मानना नहीं है, क्योंकि उनका मानना तो कई चीजों में नहीं होता है। इसको अब सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज AMU में हो रही है। जनसंख्या राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की पॉलिटिक्स अलीगढ़ की इस तरीके से वो करती है कि अल्पसंख्यक उस तरीके से उसमें आता है, ताव में आता है, और वो जो चाहता है वैसा करता है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर तो इस समय सुप्रीम कोर्ट पे भी ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इस आधार पर चल रहा है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक के नाम पर वहाँ विदेशों से आने वाली राष्ट्रीय शक्तियाँ जो काम करती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो एक विस्फोटक सामग्री के रूप में वहाँ उपयोग किया जाता है, और ऐसे लोगों का केंद्र बन चुका है जो विशेष रूप से राष्ट्रवादी नीति को नकारने में भूमिका निभाती हैं, और राष्ट्रीय तत्व वहाँ सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने इस पे भी अपना वो डाला है कि अल्पसंख्यक को दर्जा हटाया जाए। ये दर्जा हटाया नहीं, या दर्जा है ही नहीं। अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम शब्द लगने से ये कोई अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है। ये जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, ऐसे ही AMU यूनिवर्सिटी है, बराबर की समानता के लिए वहाँ के जो इसके निर्माता थे उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि ये अल्पसंख्यक है। उन्होंने भी
समाज के सबके हित के लिए इसमें हिंदू भी पढ़ना चाहिए, मुसलमान भी पढ़ना चाहिए, ईसाई भी पढ़ना चाहिए, बौद्ध भी पढ़ना चाहिए, जैन भी पढ़ना चाहिए। तो इसलिए उसका निर्माण किया, ये नहीं किया कि इस तरीके से हो। जी, एएमयू पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है बात करने का कि अल्पसंख्यक दर्जा, उसमें कानूनी तौर से उसकी लड़ाई भी चल रही है इसके ऊपर। और बात कहें कि जितनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जैसे अभी कहा, सब वहाँ से बेसिकली आतंकवाद की माँ एएमयू में, क्योंकि पाकिस्तान का जो मैप है वो भी वहीं से ही बना है। पर इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। खैर, अगर हम बात करते हैं बदायूं की, बदायूं पर आते हैं, तो बदायूं में 40 साल के बाद एक स्थायी प्रत्याशी यहाँ पर लोगों को मिला है, भाजपा प्रत्याशी के रूप में श्री दुर्विजय शाक्य सिंह जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इलेक्शंस में इसका फर्क नजर आएगा? 40 साल के बाद शरद यादव जी से लेकर के आज दुर्विजय शाक्य जी तक यहाँ एमपीओं के इलेक्शन लड़े, तो होता है कि बाहर के जितने भी कैंडिडेट आए, चाहे अन्य पार्टियों से आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी से आए, उन सबको आशीर्वाद के रूप में उनको एमपी बनाने में बदायूं की भूमिका रही है। ये 40 साल के बाद पहला मौका आ रहा है कि एक बदायूं की धरती में ही पैदा हुआ, यहीं जन्मा ऐसा व्यक्ति, उसको किसान परिवार से, गरीब परिवार से, ऐसे वर्ग से आकर के जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, ये निश्चित रूप से परिवर्तन आया। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का ऐसा कोई कैंडिडेट होता है तो उससे जवाबदेही हो सकती है, लेकिन बाहर से आने वाले के साथ जवाबदेही नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बदायूं में इसका प्रभाव पड़ेगा, और बदायूं में ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि सैफई परिवार को यहाँ निश्चित रूप से नकारा जाएगा। पहले भी नकार चुके हैं, और सैफई परिवार अपने परिवार तक सीमित है। उन्होंने यादव समाज के अंदर और भी लोग हैं जिनको कैंडिडेट बनाना चाहिए, यादव समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, यादव समाज की चिंता करनी चाहिए। वोट के लिए तो यादव समाज है उनके लिए, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई नहीं है। कल मैं देख रहा था गुन्नौर के अंदर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो हम यादवों को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन मुलायम सिंह जी की सपा पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने परिवार को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन उसी समाज के किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। तो इतना अंतर आज यहाँ का समाज देख रहा है। तो विशेष रूप से जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके बारे में स्थानीय लोगों को जो उनसे अपेक्षा चाहिए वो पूरी नहीं होती, और एक निराशा हाथ लगती है। और निश्चित रूप से आशा की किरण यहाँ दुर्विजय शाक्य में लोग देखते हैं, और 40 साल के बाद ऐसा मिला है तो ये फैक्टर काम करेगा, और हमें मतदान के समय में अच्छे मतदाता के रूप में अच्छा वोट हमें दुर्विजय जी के स्थानीय आधार पर भी मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि दुर्विजय सिंह शाक्य जी एक अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे, एक अच्छे एमपी साबित होंगे इलेक्शन के बाद। दुर्विजय शाक्य का जन्म जिस तरीके से हुआ है और उन्होंने संगठन में काम किया है, मेरे पास विद्यार्थी परिषद के विभाग, जिला और विभाग संगठन मंत्री के रूप में भी उन्होंने मुरादाबाद में काम किया है, और फिर भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते आज वर्तमान में दायित्व है। तो लगता है कि निश्चित रूप से वो संगठनात्मक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, पॉलिटिक्स दृष्टि से और समाज के उस वर्ग की नब्ज को पहचानते हुए अच्छे एक एमपी के रूप में साबित होने चाहिए, और निश्चित रूप से वो विजयी होंगे, और बदायूं का विकास और बदायूं के समाज का जो समाज सोचता है उसके समाज के सोचने पर खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा समय, इतने व्यस्त समय, क्योंकि इस समय इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो काफ़ी आप व्यस्त दिख रहे हैं हमें, तो इस बीच आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईसा जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी भाई साहब, जो कि बदायूं ज़िला के प्रभारी हैं, और इसी के साथ हम आपको
आपको बस 2-4 दिन बचे हुए हैं। 7 तारीख को वोटिंग है तीसरे फेज की। वोट ज़रूर कीजिए आप, वोट बहुत ज़रूरी है कि कैसी सरकार चाहते हैं इसके लिए। और इस बीच हम आपको अलग अलग लोगों के मत दिखाएंगे, व्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।